आज हम एलन कीनोट से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमेडी समझने वाले हैं। कॉल्चिकम ऑटोमेले। हाँ। इसका कॉमन नेम है मिडोसैफ्रॉन। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये रेमेडी सिर्फ गाउट यानी गठिया के लिए याद रहती है, पर वो इसकी आधी कहानी भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आज हमारा मिशन है कॉल्चिकम पर्सनालिटी का एक पूरा प्रोफाइल बनाना। हम इसके बाहरी शेल से शुरू करेंगे, जो कि एक मजबूत हट्टा-कट्टा शरीर है, और फिर परत दर परत इसके अंदर छिपे हुए बेहद सेंसिटिव नाजुक कोर तक पहुंचेंगे। एग्जैक्टली और इस कोर को समझने की सबसे बड़ी चाबी है एक शब्द, हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी। हाँ, ये सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं है कि जरा सा टच करने पर दर्द हुआ। ये मेंटल, इमोशनल, नर्वस सिस्टम हर लेवल पर है। खाने की महक से लेकर किसी के बुरे बर्ताव तक हर एक्सटर्नल इंप्रेशन एक असॉल्ट की तरह लगता है। अच्छा। अगर हमने ये हाइपर सेंसिटिविटी वाला थ्रेड पकड़ लिया तो पूरी रेमेडी पिक्चर अपने आप खुलती चली जाएगी। तो चलिए इसी थ्रेड को पकड़कर शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कॉन्स्टिट्यूशन यानी इसकी बनावट को समझते हैं, जो अपने आप में एक पजल जैसा है। बिल्कुल। एलन कीनोट्स की पहली ही लाइन में एक बहुत मजेदार, एकदम उलझी हुई बात है। लिखा है कि ये रेमेडी उन लोगों को सूट करती है जो रोबस्ट, विगरस हैं। मतलब देखने में शरीर मजबूत है, तगड़ा है, लेकिन साथ ही लिखा है कि इनमें रियोमैटिक और गाउटी डायथिसिस होती है। मतलब बाहर से मजबूत पर अंदर से कमजोरी की तरफ झुकाव है। ये डायथिसिस शब्द को थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगी, स्टूडेंट्स इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं। हाँ जरूर। डायथिसिस को आप बॉडी का डिफॉल्ट सेटिंग समझ सकते हैं। ओके, डिफॉल्ट सेटिंग। जैसे कुछ लोगों की सेटिंग ऐसी होती है कि जरा सा मौसम बदला और उन्हें जुकाम हो जाता है, वो उनकी कैटारल डायथिसिस है। वैसे ही कॉल्चिकम पेशेंट की जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो गठिया वात यानी गाउट और र्यूमेटिज्म की तरफ झुकी हुई है। तो बाहर से शरीर मजबूत दिख रहा है, तो अंदर की प्रोग्रामिंग वीकनेस की तरफ है। एग्जैक्टली। जरा सा ट्रिगर मिला और ये टेंडेंसी बाहर आ जाती है। गॉट इट। तो ये रोबस्ट बॉडी एक तरह का धोखा है, और मुझे लगता है कि ये मेंटल लेवल पर भी दिखता होगा। एलन कीनोट्स में लिखा है एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ और मिसडीड्स ऑफ अदर्स। हाँ, दूसरों के दुख या गलत कामों से बीमार पड़ जाना। और ये सीधा उस हाइपर सेंसिटिविटी से जुड़ता है जिसकी हम बात कर रहे थे। वो इतने सेंसिटिव हैं कि दूसरे के नेगेटिविटी को भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। राइट। लेकिन जो सबसे स्ट्राइकिंग लाइन है वो है एक्सटर्नल इंप्रेशंस, लाइट, नॉइज, स्ट्रॉन्ग ओडर्स, कॉन्टैक्ट, बैड मैनर्स मेक हिम ऑलमोस्ट बिसाइड हिमसेल्फ। बिसाइड हिमसेल्फ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है। मतलब वो अपना आपा खो बैठता है, उसे समझ नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करे। बिल्कुल। ये सिर्फ इरिटेशन नहीं है, ये एक तरह का टोटल सिस्टम ओवरलोड है। लाइट, नॉइज, स्मेल से बहुत इरिटेबल होता है, पर दोनों की इरिटेबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, वो कैसे? नक्स तो बहुत चिड़चिड़ा होता है, हर चीज से उसे गुस्सा आता है। नक्स एक फाइटर है। वो एम्बिशियस है, ओवरवर्क करता है, और जब एक्सटर्नल इंप्रेशंस उसे डिस्टर्ब करते हैं तो वो गुस्से से, इरिटेशन से रिएक्ट करता है। वो लड़ना चाहता है। कॉल्चिकम एक ओवरवेल्म्ड सफरर है। उसकी इरिटेबिलिटी एक तरह की हेल्पलेसनेस से आती है। वो उन इंप्रेशंस को हैंडल ही नहीं कर पाता। उसका नर्वस सिस्टम कोलैप्स करने लगता है। वो लड़ता नहीं, वो बिखर जाता है। एग्जैक्टली। वाओ, ये बहुत क्लियर डिफरेंशिएशन है। नक्स इज एन इरिटेबल फाइटर, कॉल्चिकम इज एन ओवरवेल्म्ड सफरर। बिल्कुल। तो ये जो मेंटल लेवल पर ओवरवेल्म होने की फीलिंग है, क्या ये फिजिकल लेवल पर भी दिखाई देती है? शरीर के अंदर क्या होता है? बिल्कुल दिखाई देती है। एलेंस की कीनोट्स में पेन्स के बारे में एक बहुत स्पेसिफिक डिटेल है। पेन्स ड्राइंग, टेयरिंग नेचर के तो हैं ही, पर उनकी लोकेशन मौसम के साथ बदलती है। अच्छा। जब मौसम गर्म होता है तो दर्द सुपरफिशियल यानी सतह पर रहता है, लेकिन जैसे ही मौसम ठंडा होता है दर्द हड्डियों में और डीप टिश्यूज में चला जाता है। ये दिखाता है कि सिस्टम कितना सेंसिटिव है एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंजेस को लेकर। और इसी फिजिकल जनरल्स में एक और पॉइंट है जो अक्सर मिस हो जाता है, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम नाइट वॉचिंग। हाँ, रात में जागने के बुरे प्रभाव। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। बहुत ज्यादा। कॉक्यूलस तो नाइट वॉचिंग के लिए सब जानते हैं, पर कॉल्चिकम को भूल जाते हैं। रात भर जागकर काम करना या पढ़ाई करना, ये एक्ट इटसेल्फ कॉल्चिकम पेशेंट के सिस्टम के लिए एक शॉक जैसा है, एक ओवरलोड है। राइट। और ये उसकी अंडरलाइंग गाउटी टेंडेंसी को ट्रिगर कर सकता है। तो रात भर पढ़ने के बाद अगर बॉडी एक वीकनेस या डाइजेस्टिव इश्यूज शुरू हो जाएं,
तो कॉल्चिकम के बारे में सोचना चाहिए। मतलब ये ट्रिगर्स को पहचानना ही सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन की है। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ा ट्रिगर कॉल्चिकम के लिए गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में मिलता है ना, बिल्कुल। खाने की महक वाला सिम्टम। वो तो इसका ग्रैंड कीनोट है। एलन्स कीनोट्स की लाइन है, एवर्जन टू फूड, लोदिंग इवन द साइट और स्टिल मोर द स्मेल ऑफ इट। खाना देखना तो दूर, उसकी महक से भी घिन आती है, नफरत हो जाती है। हाँ। मैं इसे इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। घर में खाना बन रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और परिवार के सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। पर एक इंसान कोने में बैठा है, पीला पड़ गया है और उसे उस खुशबू से मितली आ रही है। आपने बिल्कुल सही पिक्चर बनाई है। उसके लिए वो खुशबू, खासकर फिश, एग्स या फैट मीट के पकने की खुशबू, एक असॉल्ट है। एलन्स कीनोट्स के अनुसार इस स्मेल से पेशेंट को नॉजिया एंड फेंटनेस, मतलब मितली और चक्कर तक आ जाते हैं। वो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर सकता है। वाओ! ये सिर्फ एक गैस्ट्रिक सिम्टम नहीं है, ये उसके पूरे नर्वस सिस्टम का रिएक्शन है, उसकी हाइपर सेंसिटिविटी का प्रूफ है। और पेट में और भी सिम्टम्स हैं। एलन्स कीनोट्स कहता है, एब्डोमेन इज इमेंसली डिस्टेंडेड विद गैस। ऐसा लगता है जैसे पेट फट जाएगा। हाँ। और साथ में बर्निंग या आइसी कोल्डनेस की फीलिंग, ये ऑपोजिट सेंसेशंस एक साथ। ये भी बड़ा अजीब है। The presence of opposite sensations in the same organ is a strong indicator for a remedy. ये दिखाता है कि बॉडी का थर्मोस्टैट या इक्विलिब्रियम पूरी तरह से बिगड़ चुका है। राइट। और जीआई ट्रैक्ट में जब हम और नीचे जाते हैं, डिसेंट्री में, तो एक और बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम मिलता है। एलन्स कीनोट्स इसे ऑटमनल डिसेंट्री कहता है। ऑटमनल मतलब ये पतझड़ के मौसम में ज्यादा होता है। और इसमें स्टूल के साथ व्हाइट श्रेडी पार्टिकल्स निकलते हैं। हाँ, और एलन्स कीनोट्स ने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो आप कभी नहीं भूलेंगे, स्क्रेपिंग्स ऑफ इंटेस्टाइन्स। वो होल्ड ऑन, स्क्रेपिंग्स ऑफ इंटेस्टाइन्स मतलब आंतों की खुरचन। ये तो बहुत ही ग्राफिक और पेनफुल साउंड करता है। इट इज। एलन्स कीनोट्स आमतौर पर बहुत प्रिसाइज और क्लिनिकल लैंग्वेज यूज करते हैं। इतना विविड फ्रेज इस्तेमाल करने का मतलब है कि ये वाकई एक डिफाइनिंग फीचर होगा। एग्जैक्टली। ऐसा लगता है जैसे इंटेस्टाइन्स की इनर लाइनिंग ही छिलकर उतरकर स्टूल के साथ बाहर आ रही हो। अब देखो, स्टूडेंट्स यहाँ कैंथारिस के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें भी स्क्रेपिंग्स होती हैं। पर दोनों में फर्क जाहिर है। कैंथारिस का पूरा एक्सपीरियंस एक फायरी, वायलेंट अर्जेंसी का है, ब्लैडर में, रेक्टम में, हर जगह जलन और मरोड़। ठीक है। कॉल्चिकम का दर्द इंटेंस है, पर उसकी डिफाइनिंग फीचर है प्रोफाउंड वीकनेस और नॉजिया जो उसके साथ आती है। एक वायलेंट फायर है तो दूसरा डिबिलिटेटिंग कोलैप्स है। वायलेंट फायर वर्सेस डिबिलिटेटिंग कोलैप्स, ये याद रहेगा। तो जीआई सिस्टम के बाद क्या यूरिनरी सिस्टम में भी ये गाउटी डायथीसिस रिफ्लेक्ट होती है? जाहिर है, जब बॉडी में यूरिक एसिड बिल्डअप होता है तो किडनी पर लोड बढ़ता ही है। एलन्स कीनोट्स बताता है कि यूरिन डार्क और स्कैंटी यानी कम मात्रा में होती है या सप्रेस्ड भी हो सकती है। पर सिचुएशन और सिवियर हो सकती है। यूरिन का रंग ब्लडी, ब्राउन, ब्लैक या इंकी, स्याही जैसा भी हो सकता है। ब्लैक इंकी यूरिन, ये तो सीरियस किडनी पैथोलॉजी की तरफ इशारा कर रहा है। यस, और ये हमें सिखाता है कि होम्योपैथी में सिम्टम्स को आइसोलेटेड नहीं देखना चाहिए। ये इंकी यूरिन उस रोबस्ट बॉडी और गाउटी डायथीसिस की कहानी का ही एक हिस्सा है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। और अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां ये सब कुछ सबसे ड्रामेटिक तरीके से एक्सप्रेस होता है, दी एक्सट्रेमिटीज। गाउट की क्लासिक लोकेशन। एलन्स कीनोट्स में लिखा है, आर्थराइटिक पेन्स इन जॉइंट्स, और पेन इतना सिवियर है कि पेशेंट स्क्रीम्स विद पेन ऑन टचिंग अ जॉइंट और स्टबिंग अ टो। हाँ, मतलब जॉइंट को छूने पर या पैर के अंगूठे में जरा सी चोट लगने पर भी मरीज दर्द से चीख उठता है। यही है हाइपरसेंसिटिविटी का कल्मिनेशन, छूने से चीख निकल जाना। छोटा सा छोटा जॉइंट, फिंगर या टो का, उसमें भी इतना अनबेरेबल पेन। यह है पर सेल्फ जैसी सेंसिटिविटी टू टच है। हाँ, पर यहाँ लोकेशन और कॉज बिल्कुल अलग है। अ गाउटी इन्फ्लेमेशन। मरीज उस पार्ट को चादर से ढकने से भी डरता है कि कहीं हवा से भी टच ना हो जाए। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी का थीम शुरू से आखिर तक हर सिस्टम में चल रहा है। स्मेल से, नॉइज से, टच से, हर इंप्रेशन एक्सट्रीम लेवल पर फील हो रहा है। एग्जैक्टली। यही वो सेंट्रल थ्रेड है। अब मोडालिटीज पर आते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन के लिए सबसे जरूरी हैं। राइट, द मोडालिटीज। तकलीफें बढ़ती हैं मेंटल इमोशन से, हार्ड स्टडी से, कुकिंग फूड की ओडर्स से, और सबसे इंपॉर्टेंट मोशन से। राइट, मोशन से एग्रेवेशन। यहां पर मेरा वो सवाल है जहां मैं हमेशा अटकता हूं। पूछिए। एलन्स की नोट्स में इसका डायरेक्ट कंपैरिजन ब्रायोनिया से है। अब ब्रायोनिया का पेशेंट भी मोशन से डरता है और कॉल्चिकम का भी।
अगर हमारे सामने एक मरीज है जो हिलना डुलना बिल्कुल नहीं चाहता, तो हम केस को क्रैक करने के लिए पहला सवाल क्या पूछेंगे? हाउ डू वी डिफरेंशिएट? ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। दोनों में एब्सोल्यूट स्टिलनेस चाहिए, ये कॉमन है। हाँ, पर स्टिलनेस की वजह अलग है। ब्रायोनिया में एग्रीवेशन इसलिए है क्योंकि मोशन से इन्फ्लेम सीरस मेम्ब्रेन्स जैसे प्लूरा या पेरिटोनियम में फ्रिक्शन होता है, जिससे स्टिचिंग पेन, जैसे कोई सुई चुभो रहा हो, वो बढ़ता है। ओके। वो दर्द से बचने के लिए हिलना नहीं चाहता। उससे पूछोगे तो वो कहेगा हिलने से दर्द बढ़ता है। और कोल्चिकम में, जैसा एलन कीनोट्स कहता है, इफ द पेशेंट लाइज परफेक्टली स्टिल, द डिस्पोजिशन टू वॉमिट इज लेस अर्जेंट। एवरी मोशन रिन्यूज इट। कीवर्ड है वॉमिट। वॉमिट। कोल्चिकम में मोशन से नॉजिया, वीकनेस और फेंटनेस ट्रिगर होती है। दर्द तो है ही, पर ये नॉजिया वाला एस्पेक्ट कोल्चिकम को ब्रायोनिया से अलग करता है। So bryonia is about pain from motion. And colchicum is about nausea and collapse from motion. ये बहुत प्रैक्टिकल डिफरेंशिएशन है। अब रिलेशंस में एक और बहुत वैल्यूएबल क्लिनिकल टिप दी है एलेंस की नोट्स में। ऑफन क्योर्स ड्रॉप्सी आफ्टर एपिस एंड आर्स फेल। हाँ, ड्रॉप्सी मतलब शरीर में सूजन। ये एक सिंपल लाइन नहीं है, ये प्रैक्टिस के लिए एक बहुत डीप इनसाइट है। एपिस और आर्सेनिकम ड्रॉप्सी की टॉप रेमेडीज है। राइट। एपिस में स्टिंगिंग पेन और प्यास नहीं लगती। आर्सेनिकम में बर्निंग पेन, बेचैनी और घूट घूट पानी की प्यास होती है। अब सोचो, सिम्टम्स मिलने के बावजूद ये वेल सिलेक्टेड रेमेडीज फेल हो रही हैं, क्यों? इसका मतलब हम शायद सरफेस पर ही काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंचे। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि हमें कंडीशन को देखना बंद करके पेशेंट की फंडामेंटल मेकअप, उसकी डायथीसिस को देखना होगा। अच्छा। कोल्चिकम यहाँ इसलिए काम करती है क्योंकि वो एक बेहतर ड्रॉप्सी रेमेडी है, ऐसा नहीं है। वो इसलिए काम करती है क्योंकि वो उस अंडरलाइंग गाउटी कॉन्स्टिट्यूशन को एड्रेस करती है जिसे एपिस और आर्सेनिकम टच नहीं कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है प्रिस्क्राइबिंग में। इट इज। तो आज हमने कोल्चिकम ऑटोमेल का एक पूरा प्रोफाइल तैयार किया। एक रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाला इंसान जिसके अंदर गाउट और रूमेटिज्म की डिफॉल्ट सेटिंग है, जो मेंटली और फिजिकली हर इंप्रेशन के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, जिसे खाने की महक से नौजिया आता है, जॉइंट्स में टच को लेकर एक्सट्रीम पेन है और जिसकी तकलीफें जरा से मोशन से बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सही। स्ट्रॉन्ग बॉडी बट अ वेरी सेंसिटिव एंड फ्रैजाइल सिस्टम इनसाइड। अगर ये पिक्चर दिमाग में क्लियर है तो कोल्चिकम को पहचानना बहुत आसान हो जाता है। पूरी रेमेडी एक ही वर्ड पर टिकी है, हाइपर सेंसिटिविटी। करेक्ट। अब लर्नर्स के लिए एक फाइनल थॉट। ओके। एलन कीनोट्स में एग्रीवेशन में इफेक्ट्स ऑफ हार्ट स्टडी और बैड इफेक्ट्स फ्रॉम नाइट वॉचिंग का जिक्र है। अब एक मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ को सोचिए। हार्ड स्टडी, नाइट वॉचिंग, एग्जाम्स का स्ट्रेस, ये सब आम बात है। हाँ, एग्जाम्स के टाइम तो ये रूटीन ही होता है। तो गाउट और रूमेटिज्म के क्लासिक केसेस के अलावा एक स्टूडेंट की लाइफ में आने वाली एक्यूट प्रॉब्लम्स में कोल्चिकम का क्या रोल हो सकता है? इंटरेस्टिंग। की स्मेल से अवर्जन फील हो रहा है, क्या वहां कोल्चिकम के बारे में सोचा जा सकता है? ये सवाल इस रेमेडी के स्कोप को किताबों से निकालकर हमारी डेली प्रैक्टिस में ले आता है। इस पर जरूर विचार करें।